नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ नायक और अपनी कहानी के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आपको कहानी सिरयोजा का तीसरा अध्याय सुनाने वाला हूँ, जिसका शीर्षक है घर में परिवर्तन। सिरयोजा, मम्मा ने कहा, जानते हो, मैं चाहती हूँ कि हमारे पास पापा होते। सिरयोजा ने आंखें उठाकर उसकी ओर देखा। उसने इस बारे में सोचा ही नहीं था। कुछ बच्चों के पापा होते हैं, कुछ के नहीं। सिरयोजा के भी नहीं हैं। उसके पापा लड़ाई में मारे गए हैं। उन्हें सिर्फ फ़ोटो में देखा है। कभी कभी मम्मा फ़ोटो को चूमती थी और सिरयोजा को भी चूमने के लिए देती थी। वह फ़ौरन मम्मा की सांसों से धुंधला गए कांच पर अपने होंठ रख देता था, मगर प्यार का एहसास उसे नहीं होता था। वह उस आदमी से प्यार नहीं कर सकता था जिसे उसने सिर्फ फ़ोटो में देखा हो। वह मम्मा के घुटनों के बीच में खड़ा था और सवालिया नज़र से उसके चेहरे की ओर देख रहा था। वह धीरे धीरे गुलाबी होता गया। पहले गाल गुलाबी हो गए, उनसे नाजुक थी लाली माथे और कानों पर फैल गई। मम्मा ने सिरयोजा को घुटने के बीच में दबा लिया, उसे बाहों में भर लिया और अपना गर्म गाल उसके सिर पर रख दिया। अब उसे सिर्फ उसका हाथ ही दिखाई दे रहा था। सफ़ेद सफ़ेद गोलों वाली नीली आस्तीन में फुसफुसाते हुए मम्मा ने कहा, बगैर पापा के अच्छा नहीं लगता ना, ठीक है ना? हाँ, उसने भी न जाने क्यों फुसफुसाहट से जवाब दिया। असल में इस बात का उसे यकीन नहीं था। उसने हाँ इसलिए कह दिया क्योंकि वह चाहती थी कि वो हाँ कहे। तभी उसने सोचा, क्या अच्छा है पापा के साथ या बगैर पापा के? जैसे कि जब तिमोखिन उन्हें लॉरी में घुमाने ले जाता है तो सारे बच्चे ऊपर बैठते हैं, मगर शूरिक हमेशा केबिन में बैठता है और सभी उससे जलते हैं, मगर कोई भी बहस नहीं करता क्योंकि तिमोखिन शूरिक के पापा हैं। मगर जब शूरिक सुनता नहीं है तो तिमोखिन उसे बैट से मारता भी है और शूरिक गालों पर आंसुओं के निशान लिए उदास घूमता है और सिरयोजा को बहुत दुख होता है। वह अपने सारे खिलौने आंगन में ले आता है जिससे शूरिक को अच्छा लगे, मगर हो सकता है फिर भी पापा के साथ ज़्यादा अच्छा होता है। अभी हाल ही में वास्का ने लीदा को सताया था तो वह चीखी थी, मेरे पास तो पापा हैं, मेरे तो पापा नहीं हैं। हाँ हाँ हाँ, ये क्या धड़ धड़ कर रहा है? सिरयोजा ने मम्मा के सीने में धड़ धड़ की आवाज़ सुनकर दिलचस्पी लेते हुए ज़ोर से पूछा। मम्मा मुस्कुराई। उसने सिरयोजा को चूमा और कसकर सीने से लगा लिया। ये दिल है, मेरा दिल। और मेरे पास? उसने सिर झुकाते हुए पूछा जिससे सुन सके। तेरे पास भी है? नहीं, मेरा दिल तो धड़ धड़ नहीं कर रहा है। करता है, सिर्फ तुझे सुनाई नहीं देता, वह तो धड़कता ही है। अगर धड़केगा नहीं तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता। हमेशा धड़कता है, हमेशा। और जब मैं सोता हूँ, जब तुम सोते हो तब भी, तो क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है। जब भी हाथ से महसूस कर सकते हो। उसने उसका हाथ पकड़ा और पसलियों के पास रखा। महसूस हो रहा है? हो रहा है, ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। क्या वह बड़ा है? अपनी मुट्ठी बंद करो, ऐसे वो करीब करीब इतना ही बड़ा होता है। छोड़ो, उसने मम्मा के हाथों से छूटते हुए ख्यालों में डूबे डूबे कहा। अभी आया, उसने कहा और बाईं ओर हाथ कसकर दबाए बाहर सड़क पर भागा। सड़क पर वास्का और जेनका थे। वह भागकर उनके पास गया और बोला, देखो देखो, कोशिश करो, चाहते हो? यहाँ मेरा दिल है, मैं हाथ से उसे महसूस कर रहा हूँ। देखना है तो देखो, देखोगे? इसमें क्या खास बात है? वास्का ने कहा, सभी के पास दिल होता है। मगर झेनका ने कहा, चल देखते हैं। और उसने सिरयोजा के सीने पर एक किनारे हाथ रख दिया। महसूस हो रहा है? सिरयोजा ने पूछा। हाँ हाँ, झेनका ने कहा। तो करीब करीब उतना बड़ा है जितनी मेरी ये मुट्ठी है, सिरयोजा ने कहा। तुझे कैसे मालूम? वास्का ने पूछा। मुझे मम्मा ने बताया, सिरयोजा ने जवाब दिया और याद करके आगे बोला, और मेरे पास तो पापा आने वाले हैं।
मगर वास्का और झेनका ने कुछ सुना नहीं, वे अपने काम में मगन थे। वे औषधि वनस्पतियां ले जा रहे थे गोदाम में देने के लिए। फेंसिंग पर फहरिस्त लगी हुई थी उन वनस्पतियों की जो वहां ली जाती थीं, और बच्चे पैसे कमाना चाहते थे। 2 दिन घूम घूम कर उन्होंने घास फूस इकट्ठा किया। वास्का ने अपना घास फूस माँ को दिया और उससे कहा कि वह उन्हें अलग अलग छांट कर साफ कपड़े में बांध दे, और अब वह बढ़िया गठरी में उन्हें गोदाम ले जा रहा था। मगर झेनका की तो माँ ही नहीं है, मौसी और बहन काम पर गई हैं, वह खुद तो यह सब नहीं कर सकता। झेनका इन औषधि वनस्पतियों को आलूओं के फटे थैले में बेतरतीबी से ठूंस कर गोदाम ले जा रहा था, जड़ समेत, मिट्टी समेत, मगर उसने खूब सारी वनस्पतियां इकट्ठी कर ली थी, वास्का से भी ज़्यादा। उसने थैले को पीठ पर डाला और वह बोझ से दोहरा हो गया। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, सिरोजा उनके पीछे पीछे चलते हुए बोला। नहीं, वास्का ने कहा, घर वापस जाओ, हम काम से जा रहे हैं। मैं बस यूं ही, सिरोजा ने कहा, बस साथ चलूँगा। कह दिया ना, वापस जा, वास्का ने हुक्म दिया। ये कोई खेल नहीं है, छोटे बच्चों का वहाँ कोई काम नहीं है। सिरोजा पीछे ठहर गया। उसका होंठ थरथरा रहा था, मगर उसने अपने आप पर काबू पा लिया। लीदा आ रही थी, उसके सामने रोना नहीं चाहिए वरना वह चिढ़ाएगी, रोतला रोतला। तुझे नहीं ले गए? उसने पूछा। कैसा है ऋतु? अगर मैं चाहूँ, सिरोजा ने यह कह, तो ये इतनी बहुत सी अलग अलग तरह की घास इकट्ठा कर लूँ, आसमान से भी ऊंचा ढेर। आसमान से भी ऊंचा? झूठ बोल रहा है, लीदा ने कहा। आसमान से ऊंचा ढेर तो कोई भी नहीं बना सकता। अच्छा, तो मेरे पापा आने वाले हैं ना, वे बनाएंगे, सिरोजा ने कहा। तू बस झूठ ही बोलता रहता है, लीदा ने कहा। कोई पापा वापा नहीं आएंगे तेरे पास, और अगर आ भी गए तो कुछ इकट्ठा नहीं करेंगे, कोई भी इकट्ठा नहीं करेगा। सिरोजा ने सिर पीछा करके आसमान की ओर देखा और सच में पड़ गया और सोच में पड़ गया। क्या आसमान से ऊंचा घास का ढेर इकट्ठा किया जा सकता है या नहीं? जब तक वह सोचता रहा, लीदा भागकर अपने घर गई और एक रंग बिरंगा स्कार्फ उठाकर लाई। उसकी माँ यह स्कार्फ पहनती थी, कभी गर्दन में तो कभी सिर पर। स्कार्फ लेकर लीदा नाचने लगी। स्कार्फ हवा में नचाती, हाथ पैर इधर उधर फेंकती और कुछ गुनगुनाती। सिरोजा खड़े खड़े देख रहा था। 1 मिनट के लिए रुककर लीदा ने कहा, नादिया झूठ बोलती है, उसे बैले स्कूल भेज रहे हैं। कुछ देर और नाचने के बाद फिर बोली, बैलेरीना की पढ़ाई मॉस्को में भी होती है और लेनिनग्राद में भी। और सिरोजा की आंखों में अचरज के भाव देखकर उसने बड़े दिल से कहा, तू क्या कर रहा है? सीख मेरे साथ। मेरी तरफ देख और जैसा मैं कर रही हूँ वैसा ही कर। वह करने लगा, मगर बिना स्कार्फ के बात नहीं बनी। उसने उसे गाने के लिए कहा, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसने मिन्नत की, मुझे स्कार्फ दे, मगर उसने कहा, ऐसा है ऋतु, तुझे हर चीज़ चाहिए, और उसने स्कार्फ नहीं दिया। इसी समय गाजिक कार वहां आई और सिरोजा के गेट के पास रुक गई। कार से ड्राइवर महिला उतरी और फाटक से पाशा बुआ बाहर आईं। महिला ड्राइवर ने कहा, ये लीजिए, दिमित्री कर्नियेविच ने भेजा है। कार में सूटकेस था और रस्सियों से बंधे किताबों के गट्ठर थे, और कोई एक मोटी भूरी चीज़ थी, गोल गोल बंधी हुई। वह खुल गई और पता चला कि वह एक ग्रेट कोट था। पाशा बुआ और ड्राइवर यह सब घर के अंदर ले जाने लगी। मम्मा ने खिड़की से बाहर झांका और वह छिप गई। महिला ड्राइवर बोली, माफ़ कीजिए, यही सब कुछ है। पाशा बुआ ने दुखी आवाज़ में कहा, कम से कम ओवरकोट ही खरीद लेता। खरीदेगा, ड्राइवर ने वादा किया। थोड़ा इंतज़ार कीजिए और ये खत दे दीजिए। उसने खत दिया और वह चली गई। सिरोजा चिल्लाते हुए घर के भीतर भागा, मम्मा मम्मा, करिस्लियोव ने हमें अपना ग्रेट कोट भेजा है। दिमित्री कर्नियेविच करिस्लियोव उनके यहाँ अक्सर आया करता था। वह सिरोजा को खिलौने दिया करता और एक बार सर्दियों में उसे स्लेज पर सैर भी कराई थी। उसके ग्रेट कोट पर शोल्डर स्ट्रैप्स नहीं थे,
वह लड़ाई के समय से पड़ा था। दिमित्री कर्नेविच कहना मुश्किल लगता है, इसलिए सिरियोजा उसे करस्त्लियोव कहता था। ग्रेट कोट हैंगर पर टंग गया और मम्मा खत पढ़ रही थी। उसने फ़ौरन जवाब नहीं दिया, बल्कि ख़त को पूरा पढ़ने के बाद बोली, मुझे मालूम है सिरियोजेन का, करस्त्लियोव अब हमारे साथ रहेंगे, वही तुम्हारे पापा होंगे। और वह फिर से उसी खत को पढ़ने लगी। शायद एक बार पढ़ने से याद नहीं रहा होगा कि उसमें क्या लिखा है। पापा शब्द सुनकर सिरियोजा ने किसी अनजान अनदेखी चीज़ की कल्पना की थी, मगर करस्त्लियोव तो उनकी अच्छी जान पहचान का है। पाशा बुआ और लुक्यानिच उसे मीत्या कहकर बुलाते हैं। ये मम्मा को क्या सूझी? सिरियोजा ने पूछा। मगर क्यों? सुनो, मम्मा ने कहा, तुम मुझे खत पढ़ने दोगे या नहीं? उसने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। उसे बहुत सारे काम करने थे। उसने किताबें खोली और उन्हें शेल्फ पर रख दिया। हर किताब को कपड़े से पोंछ दिया। फिर उसने दूसरी चीज़ें आईने के सामने वाली दराज में रख दी। फिर वह आंगन में गई और फूल तोड़ लाई और उन्हें फ्लावर पॉट में सजा दिया। फिर न जाने क्यों उसने फर्श धो दिया, हालांकि वह साफ ही था। इसके बाद वह पिरोग बनाने लगी। पाशा बुआ उसे सिखा रही थी कि आटा कैसे मलना है। सिरियोजा को भी थोड़ी सी लोई और सेवइयाँ दी गईं और उसने भी पिरोग बनाया, छोटा सा। जब करस्त्लियोव आया तो सिरियोजा अपने सभी संदेहों के बारे में भूल चुका था और उसने उससे कहा, करस्त्लियोव, देखो मैंने पिरोग बनाया। करस्त्लियोव ने नीचे झुककर उसे कई बार चूमा। सिरियोजा सोचने लगा, ये मुझे इसलिए इतनी देर चूम रहा है क्योंकि अब ये मेरा पापा है। करस्त्लियोव ने अपना सूटकेस खोला, उसमें से मम्मा की फ्रेम जड़ी तस्वीर निकाली, किचन से हथौड़ा और कील ली और उसे सिरियोजा के कमरे में टांग दिया। ये किस लिए? मम्मा ने पूछा। जब मैं हमेशा जीती जागती तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ। करस्त्लियोव ने उसका हाथ पकड़ा। वे एक दूसरे के नज़दीक आए, मगर उनकी नज़र सिरियोजा पर पड़ी और उन्होंने हाथ छोड़ दिए। मम्मा बाहर निकल गई। करस्त्लियोव कुर्सी पर बैठ गया और ख्यालों में डूबकर कहने लगा, तो ये बात है भाई सिर्गेई, मैं मतलब तुम्हारे यहाँ आ गया हूँ, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? क्या तुम हमेशा के लिए आ गए हो? सिरियोजा ने पूछा। हाँ, करस्त्लियोव ने कहा, हमेशा के लिए। और क्या तुम मुझे बेल्ट से मारोगे? सिरियोजा ने पूछा। करस्त्लियोव को बड़ा अचरज हुआ। मैं तुम्हें बेल्ट से क्यों मारूंगा? जब मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, सिरियोजा ने समझाया। नहीं, करस्त्लियोव ने कहा, मेरे ख्याल से ये बेवकूफ़ी है, बेल्ट से मारना, है ना? बेवकूफ़ी है। सिरियोजा ने पुष्टि की। और बच्चे रोते हैं। हम तुम आपस में सलाह मशवरा कर सकते हैं, जैसे एक मर्द दूसरे मर्द से करता है, बगैर किसी बेल्ट वेल्ट के। और तुम कौन से कमरे में सोया करोगे? सिरियोजा ने पूछा। लगता है कि इसी कमरे में, करस्त्लियोव ने जवाब दिया। ऐसा लगता तो है भाई। और इतवार को हम और तुम जाएंगे। मालूम है हम दोनों कहाँ जाएंगे? दुकान में, जहाँ खिलौने मिलते हैं। जो पसंद हो तुम खुद चुनोगे। पक्का? पक्का, सिरियोजा ने कहा। मुझे बाइसिकल चाहिए। और क्या इतवार जल्दी आने वाला है? जल्दी। कितने के बाद? कल है शुक्रवार, फिर शनिवार और फिर इतवार। मतलब कोई ख़ास जल्दी नहीं आएगा, सिरियोजा ने कहा। तीनों ने साथ बैठकर चाय पी। सिरियोजा, माँ और करस्त्लियोव ने। सिरियोजा को नींद आ रही थी। भूरी तितलियाँ लैंप के चारों ओर घूम रही थीं। वे लैंप से टकराती और कालीन पर गिर जाती, अपने पंख फड़फड़ाते हुए। इसकी वजह से और भी ज़्यादा नींद आ रही थी। अचानक उसने देखा कि करस्त्लियोव उसका पलंग कहीं ले जा रहा है। तुमने मेरा पलंग क्यों लिया? सिरियोजा ने पूछा। मम्मा ने कहा, तुम बिल्कुल सो रहे हो, चलो पैर धोएंगे। सुबह सिरियोजा उठा तो एकदम से समझ ही नहीं पाया वह कहाँ है। 2 खिड़कियों के बदले 3 खिड़कियाँ क्यों हैं? और वे भी उस ओर नहीं, और पर्दे भी वो नहीं हैं। फिर उसे समझ में आया कि वह पाशा बुआ के कमरे में है। वो बहुत खूबसूरत है। खिड़कियों की दहलीज पर फूल रखे हैं और शीशे के पीछे मोर का पंख फंसा है। पाशा बुआ और लुक्यानिच कब से उठकर चले गए थे।
उनका बिस्तर ढका हुआ था। तकिए सलीके से गड्डी बनाकर रखे थे। खुली हुई खिड़कियों के पीछे झाड़ियों में सुबह का सूरज खेल रहा था। सिर्योजा रेंगते हुए पलंग से बाहर आया। उसने लंबी कमीज उतार दी, शॉर्ट्स पहन लिए और डाइनिंग रूम में आया। उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था। उसने हैंडल को घुमाया, दरवाज़ा नहीं खुला। और उसे तो वहाँ ज़रूर जाना था, आखिर उसके सारे खिलौने वहीं तो थे। नया छोटा सा फावड़ा भी, जिससे अचानक मिट्टी खोदने का मूड हुआ था उसको। मम्मा, सिर्योजा ने पुकारा। मम्मा, उसने दोबारा आवाज़ दी। दरवाज़ा नहीं खुला, खामोशी थी। मम्मा, सिर्योजा पूरी ताकत से चीखा। पाशा बुआ भाग कर आईं, उसका हाथ पकड़ा और किचन में ले गईं। क्या करते हो, क्या करते हो, वह फुसफुसाईं। कोई ऐसे चिल्लाता है भला? चिल्लाते नहीं हैं, भगवान की दया करो, तुम छोटे नहीं हो, मम्मा सो रही हैं और उसे आराम से सोने दो, क्यों उठाना है? मुझे अपना फावड़ा चाहिए, उसने उत्तेजना से कहा। ले लेना फावड़ा, कहीं भागा नहीं जा रहा है, मम्मा उठेगी तब ले लेना, पाशा बुआ ने कहा। देखो तो, ये कह रही तुम्हारी गुलेल, अभी तुम गुलेल से खेल लो। चाहो तो तुम्हें गाजर छीलने के लिए दूंगी, मगर सबसे पहले अच्छे आदमी मुंह हाथ धोते हैं। तर्क संगत और प्यारी बातों से सिर्योजा का मन शांत हो जाता है। उसने अपने हाथ मुंह धुलवा लिए और दूध का गिलास भी पी लिया। फिर गुलेल लेकर बाहर निकल पड़ा। सामने फेंसिंग पर चिड़िया बैठी थी। सिर्योजा ने बिना निशाना साधे गुलेल से उस पर कंकर चलाया और जाहिर है चूक गया। उसने जानबूझकर निशाना नहीं साधा था, क्योंकि वह चाहे कितना ही निशाना क्यों न साध ले, वह लगता ही नहीं, न जाने क्यों। मगर तब लीदा चढ़ाती, मगर अब तो उसे चढ़ाने का कोई हक ही नहीं है। जाहिर था कि इंसान ने निशाना नहीं साधा था। उसे तो बस गुलेल चलानी थी, सो चला दी, बगैर यह देखे कि कंकर कहाँ लगता है। शूरिक अपने गेट से चिल्लाया, सिरगेई, बगिया में चलें? नहीं, दिल नहीं चाहता, सिर्योजा ने कहा। वह बेंच पर बैठ गया और पैर हिलाने लगा। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आंगन से गुजरते हुए उसने देखा कि खिड़कियों के पल्ले भी बंद हैं। उसने फौरन तो इसका कोई मतलब नहीं निकाला, मगर अब वह समझ गया। गर्मियों में तो वे कभी भी बंद नहीं होते। बंद होते हैं सिर्फ सर्दियों में, जब तेज़ बर्फ़ गिरती है। मतलब ये कि खिलौने चारों तरफ से बंद हैं। और उसे तो उनकी इतनी ज़रूरत थी कि वह ज़मीन पर पसर कर बिसूरने को भी तैयार था। बेशक वह ज़मीन पर पसर कर चीखने वाला तो नहीं है, पर कोई छोटा थोड़ी है, मगर इससे उसका हल्का महसूस नहीं हुआ। मम्मा और करिस्तोलेव ने सब कुछ बंद कर लिया है और उन्हें इस बात की ज़रा भी फिक्र नहीं है कि उसे इसी समय फावड़ा चाहिए। जैसे ही वे उठेंगे, सिर्योजा ने सोचा, मैं फ़ौरन सब कुछ पाशा बुआ के कमरे में ले जाऊंगा। क्यूब नहीं भूलना है, वह एक बार अलमारी के पीछे गिर गया था और अभी तक वहीं पड़ा है। वास्का और झेनका सिर्योजा के सामने आकर खड़े हो गए और लीदा भी नन्हे विक्टर को हाथों में उठाए हुए वहाँ से आ पहुँची। वे सब खड़े होकर सिर्योजा की ओर देख रहे थे। वह अपना पैर हिलाए जा रहा था और कुछ भी नहीं कह रहा था। झेनका ने पूछा, आज तुझे क्या हुआ है? वास्का ने कहा, उसकी मम्मा ने शादी कर ली है। कुछ देर सब चुप रहे। किससे शादी की? झेनका ने पूछा। करिस्तोलेव से, यास्मी बेरेक के डायरेक्टर से, वास्का ने कहा। ओह, तो इसकी हजामत भी बनवा दी? किस लिए बनाई हजामत? झेनका ने पूछा। यूं ही, मतलब किसी अच्छे कारनामे के लिए, वास्का ने कहा और जेब से सिगरेट का मुड़ा तोड़ा पैकेट निकाला। मुझे भी पीने दो, झेनका ने कहा। मेरे पास भी शायद ये आखिरी है, वास्का ने कहा, मगर फिर भी उसने सिगरेट दी और कश लगाकर झेनका की ओर जलती हुई दियासलाई बढ़ा दी। तीली की नोक पर लौ सूरज की रोशनी में पारदर्शी नजर आ रही थी। दिखाई नहीं दे रहा था कि तीली काली होकर मुड़ क्यों गई और सिगरेट कैसे धुआं छोड़ने लगी। सूरज सड़क के उस ओर था जहां बच्चे इकट्ठा हुए थे और दूसरी ओर अभी भी छाँव थी और बिच्छू बूटी के पत्ते बागड़ के किनारे किनारे ओस के नहाए काले और गीले लग रहे थे। सड़क के बीचों बीच धूल
उस तरफ ठंडी और इस तरफ गर्म थी, और दो कतारें दांतेदार पहियों के निशानों की। कोई ट्रैक्टर इधर से गुजरा था। सिरोजा दुखी है, लीदा ने शूरिक से कहा। उसके नए पापा आ गए हैं। दुखी मत हो, वास्का ने कहा। वो चचा अच्छा ही है, चेहरे से पता चलता है। जैसे रहता है वैसे ही तू रहेगा। तुझे क्या करना है? वो मुझे बाइसिकल खरीदने वाला है, सिरोजा ने अपनी कल की बातचीत को याद करते हुए कहा। उसने वादा किया है? वास्का ने पूछा। या तो सिर्फ उम्मीद लगाए बैठा है? वादा किया है, हम साथ साथ जाएंगे दुकान में इतवार को। कल होगा शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर इतवार। 2 पहिए वाली? झिनका ने पूछा। 3 पहियों वाली मत लेना, वास्का ने सलाह दी। उसका तुझे कोई फ़ायदा नहीं है, तू जल्दी से बड़ा हो जाएगा। तुझे 2 पहियों वाली चाहिए? झूठ बोल रहा है, लीदा ने कहा। कोई साइकिल वाइकिल उसके लिए नहीं खरीदेंगे। शूरिक ने मुंह फुलाया और कहा। मेरे पापा भी मेरे लिए बाइसिकल खरीदेंगे, जैसे ही तनख्वाह मिलेगी फ़ौरन खरीदेंगे। तो ये था इस कहानी का तीसरा भाग, तीसरा अध्याय। आप प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। अगली कड़ी में हम आपको इसका चौथा अध्याय बताएंगे, जो कि है करिस्तलियोव के साथ पहली सुबह नास्त्या दादी के यहाँ। धन्यवाद।